कभी सोचा है कि जब चुनाव होते हैं तो वोट देते समय किसी की लिंग, धर्म या जाति जैसी पहचानें कितना असर डालती हैं? सच तो यह है कि भारत की पूरी राजनीति इसी जटिल सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इसी रिश्ते की परतों को खोलेंगे और ये समझेंगे कि हमारी सामाजिक पहचानें हमारे लोकतंत्र को आखिर कैसे बनाती और बिगाड़ती हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? हमें तो अक्सर यही लगता है कि समाज में जितने ज्यादा अलग अलग तरह के लोग होंगे, उतने ही ज्यादा मतभेद और टकराव होंगे। लेकिन ये विचार इस सोच को सीधी चुनौती देता है। क्या ये सच में हो सकता है कि इतनी विविधता हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा ना हो? चलिए इस दिलचस्प दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। और हाँ, यही तो असली सवाल है। जब समाज में बंटवारे की लकीरें बहुत गहरी खींची हों, तो एक लोकतंत्र इन सबको एक साथ लेकर कैसे चलता है? ये सब असल जिंदगी में यानी प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? आइए पता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम लोकतंत्र के सामाजिक ताने बाने को समझेंगे, फिर एक एक करके लिंग, धर्म और जाति के मुद्दों पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। तो चलिए उस शुरुआती विचार को परखते हैं। हम भारत के 3 सबसे बड़े और असरदार सामाजिक विभाजनों को देखेंगे, यानी लिंग, धर्म और जाति, और ये जानेंगे कि राजनीति के मैदान में ये अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराते हैं। शुरुआत करते हैं लिंग पर आधारित विभाजन से। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन आइए ये देखते हैं कि ये भारतीय राजनीति में किस खास अंदाज में सामने आता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, श्रम का लैंगिक विभाजन। इसका मतलब यह है कि समाज ने ये मान लिया है कि घर के काम जैसे खाना बनाना या बच्चों की देखभाल करना, ये सब तो महिलाओं की ही जिम्मेदारी है और पुरुष बाहर जाकर कमाने का काम करेंगे। ये कोई कुदरती नियम नहीं, बल्कि समाज के बनाए हुए रूढ़िवादी विचार हैं। और ये आंकड़े ये इसकी असली तस्वीर दिखाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक औसत भारतीय महिला एक औसत पुरुष के मुकाबले हर दिन लगभग 1 घंटा ज्यादा काम करती है, लेकिन उसके काम का ज्यादातर हिस्सा घरेलू है। ऐसा काम जिसके लिए ना तो कोई पैसा मिलता है और ना ही अक्सर उसे काम गिना जाता है। ये एक तरह की अदृश्य मेहनत है। तो इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? इसके परिणाम बहुत गहरे और गंभीर हैं। पढ़ाई लिखाई के मौकों में कमी से लेकर एक ही काम के लिए कम सैलरी मिलने तक महिलाओं को कई स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है। और जाहिर है, जब समाज में इतनी असमानता होगी तो राजनीतिक बदलाव की मांग तो उठेगी ही। इन्हीं असमानताओं के खिलाफ देश भर में कई नारीवादी आंदोलन खड़े हुए। इन आंदोलनों ने सिर्फ महिलाओं के लिए बराबर के राजनीतिक और कानूनी अधिकारों की मांग ही नहीं की, बल्कि समाज की उस पितृसत्तात्मक सोच को भी सीधी चुनौती दी जो इस भेदभाव की जड़ है। ये चार्ट एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। देखिए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत दुनिया के औसत से भी पीछे है। हाँ, ये सच है कि 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14% से ज्यादा हुई, जो एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी एक बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। अच्छी बात यह है कि इस अंतर को कम करने के लिए हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसके तहत अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। इससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ने की एक ठोस उम्मीद जगी है। चलिए अब अपने दूसरे केस स्टडी पर आते हैं, धर्म। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत की धार्मिक विविधता और राजनीति के बीच का जो रिश्ता है वो अक्सर इतना तनाव भरा क्यों रहता है। असल में समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राजनीति का आधार बना दिया जाता है। इसी सोच से सांप्रदायिकता पैदा होती है। मतलब जब राजनीति का इस्तेमाल एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने के लिए और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाने लगता है। और राजनीति में ये सांप्रदायिकता बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। इसकी शुरुआत होती है छोटे मोटे भेदभाव और पूर्वाग्रहों से, फिर ये राजनीतिक गोलबंदी में बदलती है और अपने सबसे भयानक रूप में ये हिंसा, दंगे और यहां तक कि नरसंहार की वजह भी बन सकती है। तो सांप्रदायिकता की इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राज्य का मॉडल चुना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों या न मानते हों।
ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत की पहचान का एक बुनियादी स्तंभ है। इसीलिए सांप्रदायिकता को सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत के मूल विचार के लिए ही एक बड़ा खतरा माना जाता है। अब हम अपनी आखिरी और सबसे खास केस स्टडी पर आते हैं, जाति। ये एक ऐसा मुद्दा है जो खास तौर पर भारतीय समाज से जुड़ा है और राजनीति में इसकी भूमिका दोहरी रही है। एक तरफ ये समाज को बांटता है, तो दूसरी तरफ ये कई समूहों के सशक्तिकरण का जरिया भी बना है। देखिए, जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं थी, ये एक ऐसी कठोर सामाजिक सीढ़ी थी जिसमें कुछ समूहों को जन्म से ही ऊंचा और कुछ को नीचा मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस व्यवस्था ने समाज में बहुत गहरी और पीढ़ियों तक चलने वाली असमानताएं पैदा की। और ये कार्टून ये वोट बैंक की राजनीति पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां हर जाति को एक संगठित बैंक की तरह देखती हैं। वो ये मानकर चलती हैं कि किसी एक जाति के सारे वोट उन्हें एक साथ मिल जाएंगे और इसी हिसाब से उम्मीदवार चुने जाते हैं और चुनावी वादे किए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में जाति एक बहुत जरूरी फैक्टर है, पर यही सब कुछ तय नहीं करती। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि किसी भी एक चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं होता। पार्टियों को जीतने के लिए कई जातियों का समर्थन चाहिए होता है। और दूसरी बात, वोटर्स के लिए विकास, महंगाई और नेता की अपनी छवि जैसे मुद्दे भी बहुत मायने रखते हैं। और यहीं पर कहानी का दूसरा और बहुत ही सकारात्मक पहलू सामने आता है। राजनीति में जाति की इसी पहचान ने ऐतिहासिक रूप से शोषित और दबे कुचले समुदायों को सशक्त बनाने का भी काम किया है। इसने दलित और ओबीसी जातियों को अपनी आवाज बुलंद करने और सत्ता में अपनी सही हिस्सेदारी मांगने के लिए एक मजबूत मंच दिया है। तो हमने लिंग, धर्म और जाति, इन तीनों के उदाहरणों को देखा। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा सबक यह है कि राजनीति में सामाजिक पहचान एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये उन लोगों के लिए न्याय का एक जरिया बनती है जिन्हें सदियों से दबाया गया, वहीं दूसरी तरफ ये समाज को और भी ज्यादा बांट सकती है और विकास और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से हमारा ध्यान भी भटका सकती है। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक विविध लोकतंत्र को हमेशा इसी मुश्किल संतुलन को साधना पड़ता है। तो क्या सामाजिक पहचान की राजनीति हमें बांटने का एक रास्ता है, या फिर क्या ये समानता तक पहुंचने का एकमात्र सच्चा जरिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।